तो बता सकते हैं कि किस तरह से 10.5% वोटिंग हुई है। असम में 10%, बिहार में 10% के करीब, छत्तीसगढ़ में 13% के करीब, दादर नगर हवेली में यूनियन टेरिटरी बता सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 10%, गोवा में 11%, गोवा में 9%, गुजरात में 9% के करीब ये हुआ। महाराष्ट्र में बहुत कम है। महाराष्ट्र में बहुत चिंता की बात है, केवल 7% मतदान हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये मतदान पिकअप करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी वोट डालने के बाद लोगों से अपील की है कि वो निकले वोट डालें, क्योंकि पिछले 2 चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज इनकरेजिंग नहीं था, उसको लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये 3 बड़े चेहरे जिन्होंने कि आज सुबह सुबह वोट किया, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री खुद इसमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वोट किया, लोगों से वोट करने की अपील की। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री है, उनका अपना चुनाव है जहां पे उन्होंने वोट किया है, प्रधानमंत्री ने भी किया। और शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख हैं, उन्होंने वोट किया है। बारामती में आज चुनाव है और पूरे देश की निगाहें लगी और उनके लिए इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि जिस तरह से बारामती में पवार वर्सेस पवार हो गया है, चाचा भतीजे की जो ये लड़ाई सामने आ गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से सुनेत्रा पवार है एक तरफ और सुप्रिया सूले जो शरद पवार की ननद भौजाई बाबा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ 2 खास मेहमान है स्टूडियो में, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, आदित्य फडणवीस हमारे साथ, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय मौजूद है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह से बारामती में हमें कहा जा रहा है। ये तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी जाके वोट किया है अहमदाबाद में जाकर। लेकिन अगर हम क्योंकि हमें कहा जा रहा है हमें महाराष्ट्र में भी जाना है, और जिस तरह से महाराष्ट्र के बारामती की जो सीट है बहुत महत्वपूर्ण है, जितना विकास हुआ, आगे बात करेंगे इस पर कि जो एक तरफ से जिसने उसको पाला पोसा बढ़ाया वो शरद पवार, लेकिन जिसने उसकी देखभाल की वो अजीत पवार। किसकी तरफ लोग जाएंगे? बारामती के लोगों के लिए बहुत पसोपेश का आज दिन है। जी हाँ, तो विरासत का वारिस कौन? अदिति जी, विरासत का वारिस कौन? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, विरासत क्या है और वारिस कौन है। ये विरासत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विरासत सिर्फ एक धड़ा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नहीं है। विरासत शरद पवार के अपने काम की है, जो कि पिछले 6 दशकों में उन्होंने बारामती में और जगह किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार अपने आप को मानते भी हैं और हैं भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत सारे प्रयोग। शुगर लॉबी किसके साथ रहेगी? जी, शुगर लॉबी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से शुगर लॉबी कुछ हद तक पवार के साथ भी है और कुछ काफ़ी हद तक अजीत पवार के साथ होगी। मैम, मैं ये एक सवाल पूछना चाह रही थी। आप जिस तरह से विकास की बात कर रहे थे या विरासत की बात कर रहे थे, शरद पवार ने अजीत पवार के साथ मिलकर, क्योंकि उन्होंने देखभाल की, जो वहाँ पर विकास किया है, साहेब वर्सेस दादा की बात चल रही है, लेकिन अगर 17 स्कूल, 12 कॉलेज, 110 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र, मैं बार बार बोल रही हूँ ये कि हमारे देश में 171 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जो सबसे पहला है वो बताया जा रहा है अगर बारामती का है। शुगर केन, इसमें आपने कोऑपरेटिव्स की भी बात करी, AI टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ हो रही है। फेरेरो रोशर चॉकलेट कंपनी, पियाजियो की कंपनी यहाँ पर है, और जिस तरह से 80% यहाँ के लोग नौकरी मिलेगी। तो बारामती में जो डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी मैं बार बार सोच रही हूँ कि भाई जो लोग हैं वो क्या सोच के वोट करेंगे, कितनी दुविधा। एक तरफ ताई है, एक तरफ वो अजीत पवार की पत्नी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या स्थिति है इस समय वहां पर? क्योंकि जिस तरह से अभी हमें आंकड़ा मनोरंजन बता रहे थे 6% के करीब 9 बजे आया है, वहां पर किस तरह से वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं सुबह से लेकर अब तक की, तो सुबह सुबह मतदाताओं में अच्छा उत्साह देखने मिला। हमने देखा कि वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लाइन लग गई थी, लेकिन हमने इसके पहले के जो फेजेस में हमने देखा कि मतदाताओं का जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, मतदाताओं का प्रतिशत जो है कम होता गया, मतदाताओं की संख्या घटती गई, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म है। इसके पहले भी महाराष्ट्र हीट वेव की चपेट में था, और उसका असर खुद शरद पवार से भी
की बात हुई पिछले हफ्ते, तो उन्होंने भी इस आशंका को जताया था कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह की हीट वेव है, उसका असर जो है मतदान के प्रतिशत पर पड़ सकता है और लोग कम संख्या में बाहर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं अब तक की बात करूं, सुबह 7 बजे से लेकर अब तक की, तो अभी हम देख रहे हैं कि तमाम मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ है। पहले मैं जहां पर शरद पवार का मतदान हुआ वहां पर मैं गया था, वहां पर भी अच्छी खासी मतदाताओं की भीड़ थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस मतदान केंद्र पर जहां पर सुप्रिया सुले ने अपने परिवार के साथ कुछ देर पहले वोट डाला है, तो यहां पर भी मतदाताओं की ठीक ठाक भीड़ है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, क्या मतदाताओं की संख्या इसी तरह से बरकरार रहती है या फिर घटती है। मैं आपको बता दूं कि ये 11 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान हो रहा है। उनमें से 7 सीटें जो है शुगर बेल्ट में आती हैं। शुगर बेल्ट यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र की वो सीटें जहां पर बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन होता है, गन्ने की खेती होती है, और शुगर मिले जहां पर बड़े पैमाने पर हैं। शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए जाना जाता रहा है ये इलाका, और यहां पर शरद पवार का बड़ा दबदबा रहा है। पिछले 4-5 दशकों से जो राजनीति हुई है, खास करके जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जब यहाँ शुरू हुआ तो उसमें शुरुआती वक्त में जो शरद पवार का योगदान था, तो उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। लेकिन बीते 5 सालों में काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुए हैं महाराष्ट्र में। बीजेपी ने भी सेंध लगाई है उनके इस वर्चस्व में, और खास करके सबसे बड़ा झटका शरद पवार को लगा पिछले साल जब उनकी पार्टी ही दो फाड़ हो गई। और ना केवल पार्टी दो फाड़ हो गई, जबकि जो बागी खेमा था उस खेमे को चुनाव आयोग ने और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने, दोनों ने ही आधिकारिक एनसीपी मान लिया, आधिकारिक नाम दे दिया गया, और साथ में जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का, वो चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार के खेमे में चला गया। तो जो सुप्रिया सुले बीते 3 चुनाव घड़ी चुनाव चिन्ह पर जीत रही थी, इस बार उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह अपनाना पड़ा। तुतारी बजाता हुआ आदमी इस चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ाई, जबकि सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है, वो घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ रही थी। इस पूरे जो कैंपेन के दौरान कोशिश यही थी शरद पवार गुट की कि लोगों के जहन में ये बात डाली जाए कि अब जो है शरद पवार का चुनाव चिन्ह तुतारी बजाता हुआ आदमी है, घड़ी नहीं है। क्योंकि लोगों के जहन में इतने सालों से 1999 में एनसीपी बनाई गई थी जब शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की थी, और तब से लेके अब तक शरद पवार या उनकी बेटी सुप्रिया सुले या फिर खुद अजीत पवार, ये तमाम लोग घड़ी चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा के तमाम चुनाव, लोकसभा के चुनाव चिन्ह। और दूसरी बात यह कि ये लड़ाई सिर्फ सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले की नहीं है, ये लड़ाई चाचा और भतीजा की है, शरद पवार और अजीत पवार की है। और इन चुनाव नतीजों से कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये पता चलेगा कि शरद पवार का वर्चस्व क्या अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में कायम है। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने बीते 4-5 दशकों से प्रभावित किया है, क्या अब भी उनका दबदबा कायम है या वो दबदबा खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ क्या अजीत पवार, भले ही उन्होंने बगावत कर दी है, क्या वही पवार परिवार के जो है वो पवार परिवार के राजनीतिक वारिस वही आगे बनकर उभरने वाले हैं। ये तमाम बातें इस चुनाव से साफ होने वाली हैं। जरूर जरूर। रामकृपाल जी, जो बात कही है जितेंद्र ने बहुत, कि एक तो टेक्निकल इशू है कि घड़ी जो है चुनाव चिन्ह जो है अजीत पवार के पास है। लोगों को आदत होती है, आपको बताना पड़ता है कि मेरा चुनाव चिन्ह है। एक तो ये टेक्निकल बात होगी। दूसरी जो है परिवार में वर्चस्व की बात भी जितेंद्र ने बोली। आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। जो तथ्य हैं वो तो सबके सामने हैं, लेकिन देखिए, हमेशा आज की तारीख में जो वोटर है, इस पर 60% हमारे यहाँ तो वो यूथ है जो 35 और 40 के आसपास का है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और वो दिन चले गए जब ये शुरू हुआ था कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नाम नहीं पढ़ सकते, इसलिए चुनाव चिन्ह की प्रक्रिया। आज की तारीख में आप कोई भी चुनाव चिन्ह दे दें, वोटर्स को, मेजॉरिटी वोटर्स को पता होता है। ऐसे ही शायद कोई होगा जिसको घड़ी और उसमें कन्फ्यूजन हो जाए, वो समय चला गया। दूसरी बात, एक चीज होती है कि आज का वोटर ये जानता है कि वो किस चीज के लिए वोट देने जा रहा है। वो इस देश में एक राष्ट्रीय विकल्प चुनने के लिए वोट देने जा रहा है। ये विधानसभा के मुख्यमंत्री या विधायक का नहीं है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसा सारा विकास की बात आपने की, ये सब बहुत ज़्यादा विकास तब हुआ जब शरद पवार वहाँ के मुख्यमंत्री थे या केंद्र में वो कृषि मंत्री थे। आज की तारीख में जो वोटर जाएगा उसके सामने होगा कि 5 साल केंद्र में कौन सत्ता, कौन विकल्प देने जा रहा है। इस बात पर हम आपको बहुत अच्छा समझते हूँ। देखिए, फिल्मों में नौशाद से बड़ा कोई संगीतकार, बहुत बड़े संगीतकार थे, लेकिन एक उम्र ढलते ढलते वो महान थे, लेकिन पर्दे के पीछे जाना पड़ा।
अतीत की विशेषता इसी में है कि वर्तमान को जन्म दे और वर्तमान को आगे बढ़ने दे। तो देखिए, शरद पवार जी होंगे, लेकिन जनता वो जानती है कि शरद पवार न तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और शरद पवार ने कल तक अजीत पवार को आगे किया खुद, और डायरेक्टर्स तो सारे अपॉइंट अजीत पवार मैं वही कह रहा हूं। तो अचानक आप जो है, आज कारण क्या होगा? सिर्फ आप इसलिए कि आप तो राजनीति में अजीत को आगे करते रहे और अचानक पुत्री मोह। तो देखिए, जनता ये सब समझती, आप अच्छे हैं, लेकिन सवाल है भविष्य का। तो मैं ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बड़ी सबसे पेचीदा हो गई, क्योंकि जिसमें दो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां 2 की जगह 4 हो गई हैं, ऐसा किसी स्टेट में नहीं है। तो इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, क्या चीजें हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, महाराष्ट्र की जनता भविष्य के लिए वोट करेगी, वर्तमान और अतीत के लिए नहीं। वो भविष्य को देखती है, उसका फैसला जो भी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डाल रहे हैं, गुलबर्गा में होंगे आज, अपने जो कर्नाटक उनका गृह प्रदेश है वहां पर। अदिति मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तो एक विधानसभा का चुनाव भी इसी साल होने हैं, वहां पे असली विरासत तय होगी, लेकिन दो पार्टियों को दो फार करने के बावजूद भी महायुति में अंतिम समय तक सीटों को के बंटवारे को लेकर के जो है वो झगड़ा होता रहा। ये भी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये होना ही था। और केवल महायुति में ही नहीं, दोनों में झगड़ा हुआ, अघाड़ी में भी और उसमें भी झगड़ा हुआ था। मतलब जो अंबेडकर का गुट था, प्रकाश अंबेडकर का, वो बाहर ही निकल गया, पूरी तरह से छिटक के बाहर निकल गया। तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि असल चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है, असल चुनाव होगा तब जब विधानसभा पर के लिए वोट पड़ेंगे, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 6 महीने की बात है। वहाँ पर ये तय होगा कि विरासत किसकी है और परिवार किसका है। बिल्कुल मैम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो महाराष्ट्र, यूपी के बाद 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, तो महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और शायद 2019 के मुकाबले करें, प्रधानमंत्री की इतनी रैलीज हो चुकी हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसा नहीं है कि जो महायुति में ये हुआ है, डिवीजन हो गया पार्टीज का, लेकिन जो मजबूती उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री और अमित शाह, वो अगर कमजोर दिखी तो बहुत भरपाई कर रहे हैं रैली से वहां पर। महाराष्ट्र में इस चुनाव में भी और जो बाकी चरण होंगे उनमें भी मेरे ख्याल से एक भयंकर मंथन हो रहा है, और ये लीडरशिप का मंथन है जी। इसमें पुराने जो लीडर हैं, शरद पवार, राणे साहब, सुशील शिंदे साहब, अशोक चव्हाण साहब, ये सब एक समय पर दिग्गज नेता माने जाते थे महाराष्ट्र के। मेरे ख्याल से इस चुनाव के बाद उनकी जगह और लोग ले लेंगे। जरूर, सबकी नई पीढ़ी भी वहां पे आ गई। हमें बताया जा रहा है कि हम अपने सहयोगी वैभव के पास चलते हैं। वैभव बरेली में है। वैभव, बताइए उत्तर प्रदेश का हाल बताइए, आप जहां पे हैं। जी, इस वक्त मैं सर बरेली में हूं, और आपको पहले तो चुनाव के रंग दिखाते हैं। हम एक पोलिंग बूथ पर हैं, और गर्मी के लिए खास तौर पर तैयारी की गई, सहायता बूथ बनाया गया। आगे आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पानी की खास तौर पर व्यवस्था की गई है, वोटर्स के बैठने के लिए व्यवस्था की गई। कुछ वोटर्स से बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या नाम है आपका? आशुतोष सक्सेना। अच्छा, एज अ यंग वोटर बताइए, बिना किसी का नाम लिए, कि आप किन मुद्दों के बारे में सोचकर वोट करने आए? 2-3 मुद्दे हैं एज अ यंग वोटर। भाई, एक तो डिजिटलाइजेशन, क्योंकि आज जब हमारे एज ग्रुप के लोग जब सब दिल्ली मुंबई वगैरह जाते हैं तो वापस बरेली आते हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि यहाँ कि कैसे करा जाता है। कोविड हुआ, हमारे कई फ्रेंड्स से हम लोग को पता ही नहीं था कि कैसे मूव करना है, कैसे कांटेक्ट करना है। इस तरीके से डिजिटलाइजेशन ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया। आज हम कोई एक अपना मोबाइल उठाते हैं और कोई भी चीज़ हम बुक कर सकते हैं, इवन बरेली ऑल्सो। ये बताइए कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, सहयोगी होंगे जो बाहर रह रहे होंगे, उनमें से कितने लोग आए हैं वोट करने, आपके दोस्त? ऑलमोस्ट 60% लोगों को, जिनको हॉलीडे छुट्टी मिल पाई, तो सब वोट करना है। एज ए यूथ वोटर आपकी क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में? एज अ यूथ वोटर मेरे को है, एक तो बेसिकली हमारा डिजिटलाइजेशन, देन टेररिज्म, और जो गरीबों की जितनी योजनाएं चल रही हैं, बस यही हमारा बेसिस ऑफ वोट। कुछ और वोटर से उनसे बात करेंगे। सर बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील करण है जी। इलेक्शन में किन मुद्दों पर आप फोकस कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं? 2-3 है। बेरोजगारी है, जैसे
और अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो है, महंगाई है। जी, इन पर आप फोकस कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? संतोष करण जी। देश का विकास मेन के लिए खास तौर महिलाओं के लिए अच्छा है। आगे आए महिला की तरक्की हो और हो भी रही है और आगे और हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जी, आपको बता दें बरेली में ये संतोष गंगवार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है और यहाँ पर जो लोकल बीजेपी नेता हैं छत्रपाल गंगवार उनको टिकट दिया है। इसके अलावा जो कॉन्टेस्ट है वो भी तगड़ा है। कांग्रेस और सपा गठबंधन की तरफ से यहाँ से प्रवीण सिंह एरन है। 2009 से 14 के बीच में वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें बरेली के तो एक बड़ा मुद्दा, जब हम ग्रामीण इलाकों में हमने ट्रैवल किया तो पता चला कि जो आवारा पशुओं की समस्या है वो एक स्थानीय बड़ा मुद्दा है। बाकी जो भी नेशनल मुद्दे हैं वो ही इलेक्शन में हावी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका इस जानकारी के लिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वोटिंग चल रही है। तीसरे चरण की वोटिंग का काम जो है चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी वोट कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वोट किया और अभी तक के जो 9 बजे के आंकड़े हैं वो हमारे पास आ गए हैं। आपको बता दें कि 10.5% जो है वो वोटिंग हुई है। पिछले बार 10.1% वोटिंग हुई है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। कई जगहों पे अच्छी खासी मतदान हुई है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कम मतदान हुआ है। 9 बजे के आंकड़े जो है वो केवल 6.6% ही बता रहे थे। बाकी जगह यदि हम कहें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा मतदान हो रहा है। बढ़ते हैं, हम आपको बता दें मुर्शिदाबाद से खबर आ रही है। आपको बता दें मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है और मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें आई हैं। जंगीपुर में एक बूथ में टीएमसी के बूथ अध्यक्ष की बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष के साथ झड़प हो गई और टीएमसी ने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस का भी टीएमसी पर आरोप है कि बम से हमले का ये आरोप लगाया। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, क्या हाल है वहां पर इस समय? देखिए, कुछ घटनाओं की खबर अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो आज जो इलाका में वोटिंग होने वाला है वो कई सेंसिटिव इलाका माने जाते हैं। अब यहाँ पे इस बूथ पे देखिए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे मीडिया को भी इतना दूर रखा गया है। वहां तक जहां पे लोग जाते वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ बूथ्स में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट टाइट है और जहां ज़रूरत पड़ रहा है वहां पे जो सेंट्रल फोर्सेस का जो अफसर्स है वो तैनात कर दिए गए। क्यूआरटीज कई जगहों पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए बूथ कितने दूर है और यहाँ से जो यूजुअली जो है जिनके पास इलेक्शन कमीशन का एक्रेडिटेशन रहता है वो उनको वहां तक जाने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगहों पे यहाँ इतनी दूरी में रोक दिया जाए। अगर जो घटना की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ के जो ये घटना हुआ है, तृणमूल का ये आरोप है कि भाजपा के जो उम्मीदवार है धनंजय घोष, उन्होंने उनके जो बूथ प्रेसिडेंट है उनके ऊपर हमला किया है और इसी के कारण उन्होंने शिकायत दर्ज किए है इलेक्शन कमीशन के पास। अब मुर्शिदाबाद, मालदा के 2 सीट और जंगीपुर का जो 1 सीट है, इन चारों सीटों में आज वोटिंग हो रहा है और कई सुरक्षा की इंतजाम जो है कई बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी है और जो कैमराज है वो उनको भी बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है, यहीं पे रोक दिया जा रहा है। ये कुछ बूथ्स में ही हो रहा है, हर बूथ में नहीं। जहां पे जो ऑफिसर को जैसा लगता है वैसे ही अरेंजमेंट्स की इंतजाम किया गया है ताकि इस तरीके का घटना ना हो। रामकृपाल जी, पहले बिहार यूपी में होता था ये सब सीन, अब बिहार यूपी में नहीं होता है, बंगाल में हो रहा है अभी भी। बिल्कुल, और बंगाल में मैं वही कह रहा था कि बंगाल में ऐसा कुछ न हो तो खबर वो होती है कि बंगाल में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ठीक अभी तक चलिए छिटपुट ये चीजें हो जाएं तो ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक कोई बड़ी घटना वारदात नहीं होगी और ये बधाई देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले में कि पूरी सुरक्षा, हम लोगों को मीडिया को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर सुरक्षा चाक चौबंद है तो अच्छी बात है।